So guys, I've uploaded the 2022 question paper with the explanation, and I hope इस explanation में I'll be able to get through all the questions in a way so that you know how to solve them, and also you know from which specific topic or which specific subject it is coming from. So यहाँ पे लास्ट ईयर सबसे पहले हमारे पास जो आया था that was a passage. From previous 3 years, most of the time the first 5 questions belong to the passage, and almost every time the passage doesn't come from anything normal. It comes from the branch of law that is jurisprudence. एंड आई होप आप लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में जानते होंगे. अगर नहीं जानते तो ज़्यादा नहीं बट ब्रीफ में आपको इसके बारे में पढ़ लेना चाहिए. ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है. वन इज ज्यूरिस एंड अदर इज प्रूडेंस. प्रूडेंस मीन प्रूडेंशिया एंड ज्यूरिस मीन दी लॉ. तो लॉ प्रूडेंशिया का मतलब होता है, प्रूडेंशिया इज नोन एज द नॉलेज और दी फिलॉसफी. तो जो आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है इट इज़ नथिंग बट जस्ट द फिलॉसफी ऑफ लॉ. तो ये एक ब्रांच है, और आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना पड़ेगा और उसका पहला सब्जेक्ट आएगा. तो बेसिकली अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट फॉर्म, तो इट्स अ फिलॉसफी ऑफ लॉ. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी, इट्स काइंड ऑफ अ theory of law, कि how law basically developed, how it came, from where it came and all those things. तो उसी जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसके ऊपर ही यूजुअली पैसेजेस आते हैं. और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि दीज पैसेजेस आर फ्रॉम ईजी. मतलब यू डोंट नीड टू हैव अ डेलिबरेट नॉलेज ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस. it's basically everything, every question have its answer in the passage only. So it's from easy to medium for those people who are not very much like in control of English or are not very good at English. So baki easy for everyone who have done the even the medieval part of English in their school days, or have a very good control over their English, not exactly the vocabulary one but normal one. So easy से medium ये questions रहते हैं. I'll definitely give it कि 5 के 5 questions usually बच्चों के सही होने चाहिए, and you should score 20 out of it. तो ये जो इस लास्ट टाइम जो आया था that talks about the legal positivism. आप इस पैसेज को आराम से पढ़ लीजिएगा. तो लीगल पॉजिटिविज्म के बारे में ये पैसेज बात कर रहा था, और उसके 5 क्वेश्चन जो थे बहुत इजीली हो गए थे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्कोर 5 आउट ऑफ 5. और हर बार यही होता है, इजी होता है, कोई इतना टफ नहीं होता. और लीगल पॉजिटिविज्म बेसिकली क्या है? पॉजिटिविज्म दो टाइप के लॉ होते हैं. देयर 2 टाइप ऑफ लॉ. वन इज नेचुरल लॉ एंड द अदर वन इज पॉजिटिव लॉ. तो ये जो है ये इसमें पॉजिटिव लॉ की बात करता है. बेसिकली नेचुरल लॉ क्या होता है? दैट इज द लॉ ऑफ गॉड, यानी जो भगवान है उनके द्वारा जो नेचुरल लॉ है वो बनाया गया है. और पॉजिटिव लॉ क्या होता है? द लॉ मेड बाय मैनकाइंड, यानी मैन मेड लॉ जिसे हम लोग कह सकते हैं. तो ये बेसिकली यही कहानी है इसकी. इसके अंदर जो सवाल पूछे गए थे उन पे कुछ ज़्यादा आप लोगों को स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. ईजिली आप इन 5 क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा इस पे टाइम नहीं दूंगा, सिर्फ इसके कि जो पैसेज होता है वो यूजुअली ज्यूरिस्प्रूडेंस से आता है. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द अबव पैसेज. तो आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें जो है आपको इजीली पता चल जाएगा कि लीगल पॉजिटिविज्म की बात हो रही है. 4th आंसर इज द राइट आंसर, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे बहुत जगहों पे दे टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविज्म. मतलब दे हैव मेंशन्ड द वर्ड पॉजिटिविज्म इन द पैसेज. जितना भी आप इसे पढ़ते जाएंगे आप उतना देखते जाएंगे कि पॉजिटिविज्म की यहाँ पे बात हो रही है. पॉजिटिविस्ट जो है बेसिकली वो लोग हैं जो पॉजिटिविज्म की जो बात करते हैं. और इसमें बहुत सारे इन्होंने देखो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो ऑथर्स हैं, ऑस्टिन, बेंथम, कार्लसन, राज, हार्ट, इन सब के बारे में भी इन्होंने मेंशन किया. तो बहुत ही ईजी पैसेज, आप इसे पढ़ेंगे तो आप इजीली से स्कोर कर पाएंगे. अगला क्वेश्चन इसमें यही पूछ रहे थे, अकॉर्डिंग टू द अबव पैसेज द मेंबर ऑफ द वियना सर्कल ऑफ लॉजिकल पोजिशन सॉट टू कंबाइन. तो इसमें ये इन्होंने पूछा था कि क्या है, तो इसके आंसर जो है 1 and 2 है. बेसिकली सॉरी, इसका जो आंसर है दैट इज 2, नॉट 1 and 2. तो 2 इज द आंसर. तो आप इसको पढ़ेंगे इजीली, यू कैन डू इट. तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका. अब आइए चलते हैं हमारे
अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब ये यहाँ पे इंग्लिश का एक क्वेश्चन आया जो बात कर रहा है प्रैक्टिकल का एंटोनियम बेसिकली क्या होता है। अनप्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, इनप्रैक्टिकल, मिस प्रैक्टिकल। तो आपको पता होगा इम्प्रैक्टिकल होता है, अनप्रैक्टिकल नहीं होता, एंड दैट्स व्हाट दे हैव टोल्ड। तो ऐसे एंटोनियम्स हो गए, मैंने भी इंग्लिश का वो डाला ही था, उसमें आपको बताया था साइनोनियम्स हो गए, and then they also they call homonyms, ठीक है। homonyms are the ones which have the same pronunciation। तो pronunciation उनकी बहुत ही ज़्यादा सेम होती है, तो ये homonyms भी हैं, ये भी क्वेश्चंस के इनके आ जाते हैं। तो अगला they are asking choose the correct meaning of the idiom let the cat out of the bag। तो ये idiom और phrases के क्वेश्चंस भी आते हैं। हम इसके साथ साथ ये भी पढ़ते जाएंगे कि बेसिकली कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ईडियम फ्रेजेस आप लोग जरूर करके जाएं। ईडियम फ्रेजेस तो ये कह रहा है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है। तो आप लोग अगर इसे देखेंगे तो लेट द कैट आउट द बैग के ऑप्शंस क्या है। टू मेक द सिचुएशन वर्स, टू एन इवेंट दैट हैपेंस इनफ्रीक्वेंटली, टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, टू डू समथिंग। टू लेट द कैट आउट द बैग, कुछ ऐसा सा लग रहा है जैसे कि कुछ रिवीलिंग सा हो रहा है। तो इस रिवीलिंग के अंदर जो हमारे पास ऑप्शंस हैं उसमें हमारा जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही वाला मुझको जो लग रहा है वो है आपका टू रिवील अ सीक्रेट एक्सीडेंटली, यानी 3। तो आप लोग देखेंगे कि 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 3 जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। टू लेट द कैट आउट द बैग, थोड़ा आपको कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, अपना नॉलेज भी होना ही चाहिए, बट कुछ कुछ आप ऐसे एजम्पशंस बेसिस पे भी आप यू कैन ट्राई दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पे, और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ये कह रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस चूज द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस फ्रॉम अ पैराग्राफ, ठीक है। तो ये एक इन्होंने वो बना दिया है, एक सिचुएशन है, सिचुएशन को आप पढ़ेंगे तो आपको बताना है कि भैया इसमें कौन सा जो पैराग्राफ है वो कहाँ पर है। तो आप अगर इसको देखेंगे, इसमें अली फादर बिगेन हिज लाइफ लाइक मैनी पोएट हु वॉक द अर्थ बिफोर हिम विद ग्रेट ऑप्टिमिज्म, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपने इसमें ये जो होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम इंग्लिश में बताया था, इसको कहते हैं आपका जो सेंटेंस अरेंजमेंट करके आता है, ये आपको मिल जाएंगे, इस पर आप क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। तो सेंटेंस अरेंजमेंट जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है इंग्लिश के जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें। तो ये जो है इसका जो आंसर है दैट इज 4। आप ये 4th आंसर कैसे आया है इसको आप करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली गेट, इट्स ऑल्सो ईजी वन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक कुछ भी इसमें इन्होंने नहीं पूछा विच इज फ्रॉम दी वेरी लीगल बैकग्राउंड। तो ये है चूज द करेक्ट ऑप्शन इन लाइन। ये एनालॉगी है। एनालॉगी बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पेयर होते हैं, चाहे वो वर्ड्स के हों या फिर कई बार न्यूमेरिकल के पेयर्स भी होते हैं। दे गिव यू x and y, 2 numbers who have something in between them, and then they give you this number and ask you to find this one। तो ये एनालॉगी होती है। इसमें देखिए बात कर रहे हैं फिश स्कूल, ठीक है। तो ये दे हैव गिवन द ऑप्शन फिश एंड स्कूल, लाइन प्राइड, रेवन हर्ड, डॉग टेरियर, गॉट और जील। तो इसमें जो लाइन और प्राइड है वो उसकी बात की गई है। ये इसमें जो ऑप्शन 1 है दैट इज द राइट आंसर। सेम दे हैव गॉट अगेन द एंटोनियम आ गया फिर से हार्मोनियस। अभी आप तक आप देख रहे हैं टोटल वी आर ऑन 10th क्वेश्चन राइट नाउ, और अभी तक जो है 5 हमको पैसेज से आ गए हैं, ठीक है, और 5 क्वेश्चन हमको इंग्लिश से आ चुके हैं अभी तक, क्योंकि ये मैं इसे इंग्लिश ही बोलूँगा कि इंग्लिश चल रहा है। तो आप देखिए ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो लीगल अभी तक हमारा 0 आउट ऑफ 100 है इस समय, यानी लीगल का अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो इंग्लिश का जो ये एंटोनियम्स वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कई बार ऐसा होता है इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको पता ही नहीं है, तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहने देना चाहिए। ये वर्ड उसमें से एक था और बहुत सारे बच्चों ने इसे छोड़ा ही था। तो हार्मोनियस का एंटोनियम बेसिकली जो है वो डिस्कॉर्डेंट है। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आप जरूर लिख लें और जान लें, क्योंकि कई बार ये अच्छा रहता है। चूज द करेक्ट 1 वर्ड फॉर द फ्रेज। अच्छा, मैंने कल ही आपको बताया था कि 1 वर्ड जो है वो भी आता है रिप्लेसमेंट्स ऑफ द सेंटेंस विद 1 वर्ड, जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। अब देखिए आई गया, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड। तो इट्स लाइक हॉस्पिटैलिटी, ग्रेटिट्यूड, ऑनररी एंड ग्रेट्युइटी। ग्रेट्युइटी भी अलग चीज है, हॉस्पिटैलिटी बट ग्रेट्युइट। तो इट्स लाइक द आंसर इज 3rd ऑनररी। तो ऑनररी इज द राइट आंसर। Now we have choose the correct meaning of the word inalienable। Inalienable का मतलब क्या होता है? Not capable of being transferred, anything that can be avoidable, capable of being transferred, extremely unimportant।
नॉट केपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड, एनीथिंग दैट कैन बी अवॉइडेबल। तो इनएलिएनेबल का मतलब क्या होता है? दैट इज नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रांसफर्ड। ये इसका वन जो है दैट इज द राइट आंसर। अभी आ गया चूज द एंटोनिम ऑफ कंड्यूसिव। तो आप देखिए अभी तक हम लोग 13th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और ऑलमोस्ट 3 एंटोनियम्स हम लोगों को आ चुके हैं। तो जो बच्चे CUET की बात कर रहे हैं कि CUET में इंग्लिश आएगा, ये आएगा, तो इंग्लिश तो पिछली बार भी अच्छा खासा आया है। तो मेक श्योर करें कि आप एंटोनियम साइनोनियम जितने मैक्सिमम हो सके वो करके जाएं, ठीक है। तो कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? कंड्यूसिव इज लाइक फेवरेबल, मतलब बहुत ही कंड्यूसिव सिचुएशन है और आप लोगों की इसमें मदद हो रही है। तो इसका जो एंटोनियम है दैट वुड बी टू, दैट्स लाइक अनफेवरेबल। तो अनफेवरेबल इज द आंसर ऑफ कंड्यूसिव। व्हाट डज प्रीमोंजियर्स मीन? ये तो वर्ड ही इतना खतरनाक है, अब क्या बताऊं आपको। देखो इसको आप क्या बता पाओगे? तो अगर आपको नहीं पता, लीव इट, डोंट स्ट्रेस योर थिंग। इसका आंसर थर्ड है। तो ये ऐसी चीज़ है भैया, इंग्लिश इतनी वाइड है कि आप हर चीज़ कवर नहीं कर सकते। और ऑलमोस्ट वी आर राइट नाउ एट द 14th क्वेश्चन एंड स्टिल वी हैव नो क्लू ऑफ लीगल कमिंग थ्रू। What is the phrase virtually set the stage? To decrease the extent or quantity, to save keeping political secret, to increase the interest of onlooker, or to ensure probability of occurrence of an event. तो क्या है to set the stage? किससे कहा जाता है? To ensure the probability of occurrence of any event, यानी अब लोग इंतजार कर रहे हैं किसी इवेंट के होने का। set stage is set, ठीक है। तो ये वो हो चुका है। अब ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये वर्बल नॉन वर्ब से आया है। दिस इज फ्रॉम डायरेक्शन। डायरेक्शन के क्वेश्चंस हर बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं एंड आई विल रिकमेंड यू गाइस टू डू डायरेक्शंस क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। तो ये से कि A इज टू साउथ ऑफ B, C इज टू द ईस्ट ऑफ B, देन व्हाट डायरेक्शन A विद रिस्पेक्ट टू। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा सबसे पहले तो व्हाट यू गाइस नीड टू डू, आप अपनी जो रफ शीट है उसके ऊपर ना पहले डायरेक्शन एक बना लीजिए, ठीक है। एंड यू ऑलवेज नो नॉर्थ इज अबव, साउथ इज देयर, वेस्ट इज हेयर एंड ईस्ट इज हेयर। तो इसमें क्या करना है, अब आपने जो ये क्वेश्चन दिया है इसको आपने इस वे में करना है। आपने सबसे पहले देख लेना है कि क्या वो बोलना चाह रहा है पहले सेंटेंस में। तो वो कह रहा है A इज साउथ ऑफ B, तो इफ B इज हेयर तो वेयर इज साउथ? नीचे, ठीक है। एंड देयर ही से C इज द ईस्ट ऑफ B, तो ईस्ट कहाँ हुआ? यहाँ पे, इधर। देन व्हाट डायरेक्शन इज A विद रिस्पेक्ट टू C? तो A कहाँ पे है? C के, ये देखिए। अब आप C को सेंटर लेंगे, अब यहां पे आप ऐसे कर लीजिए, देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो A कहाँ है? A C के इधर है। तो A शुड बी एट दी वेयर? साउथ वेस्ट पे होना चाहिए ये, एंड द आंसर इज साउथ वेस्ट। तो ये क्वेश्चंस को आपने ऐसे करना है इजी तरीके से। पायल अर्न डबल इन अ मंथ of a December as compared to the other months of the year. What part of the entire year earnings does she earn in December? So they're saying Payal earned double in the month of December as compared to the other months of the year. What part of the entire earning does she earn in December? इसका जो आंसर है that is 2/13. तो they're saying कि पायल ने जो है मंथ ऑफ दिसंबर में डबल अर्न किया है सारे मंथ्स का, ठीक है, डबल अर्न किया है एज कंपेयर टू द अदर मंथ्स ऑफ अर्निंग। व्हाट पार्ट ऑफ द एंटायर अर्निंग डज शी अर्न इन दिसंबर? तो ये जो है 2/13 इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए आप अब मान लेते हैं पायल ने हर मंथ में अगर 1 रुपया वो अर्न कर रही है 12 महीनों में, कितना हो गया? 12। तो उसमें हमने दिसंबर भी काउंट कर लिया, मगर दिसंबर में उसने दुगना करा है। तो कितना दिसंबर में हुआ? दिसंबर में 2 रुपये करे हैं। अब ऑलरेडी हम अगर दिसंबर का इसमें 12 में ले चुके तो अब कितना हो गया? 13 हो गया, क्योंकि 1 एक एक्स्ट्रा करा है बाकी मंथ के मुकाबले। अब वो कह रहा है हाउ मच इज द अर्निंग ऑफ दिसंबर एज कंपेयर टू दैट। तो आप अगर देखेंगे तो जो दिसंबर की अर्निंग है वो टोटल अर्निंग के कितना आ जाएगी? 13। तो टोटल अर्निंग जो है वो 13 है, दिसंबर की अर्निंग 2 है, तो 2/13 इज द आंसर ऑफ इट। इन सर्टेन कोड डेक्रीज रिटर्न इस वे में द प्रेज वुड बी रिटर्न एज। तो इसमें आप क्या करें, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये जो वर्ड है ये टोटल वर्ड्स के जो नंबर है वो सेम है कि नहीं है। तो इट्स लाइक DECRY, ठीक है, WVXIB, तो ये बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड अ पैटर्न। तो आप ABCD पहले लिख लीजिए ऐसे करके, ठीक है। अब आपने ABCD लिखने के बाद आपने देखना है कि क्या कुछ बन रहा, सीन क्या बन रहा है। ये D आया,
ठीक है, ये W आ गया है ना, E आया एकदम अगला, ठीक है, तो V आ गया, चलो ठीक है, मतलब एकदम उसके आगे वाला हो गया, ठीक है। C आया तो X आ गया, ये देखो C इधर वाला हो गया तो X आ गया, तो कुछ ऐसा बन गया। R आया तो I आ गया, I का हो गया ये, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ से अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी ये क्या है, जितनी काउंटिंग ऊपर से चल रही है उतनी काउंटिंग नीचे से चल रही है नंबर को लेने का। तो अब ये बोल रहे हैं कि अगला नंबर जो है प्रेज को हम कैसे लिखेंगे। तो आप ये देखिए P नीचे से कहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वें नंबर पे P है। ऊपर से 11वें नंबर पे 11 देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वें नंबर पे K आ रहा है, तो K आ गया। तो सबसे पहले तो आपका वर्ड K आ गया, तो देखो K तो सभी में है, तो यानी ये सारे ऑप्शन हमें फिर दोबारा अब अगले वाला चेक करना पड़ेगा। R कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे R आ रहा है, ऊपर से 9 पर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, I आ रहा है, तो अब यहाँ पे I आएगा। अब यहाँ पे I किस में, अब I इसमें 3 और 4 में I है, ये देखिए, ठीक है। अब हमें आगे एक और नंबर चेक करना पड़ेगा A, तो A यहाँ पे आ रहा है और एक Z यहाँ आ रहा है, तो दिस इज KIJ। तो इसका जो आंसर है दैट्स 3 इज द राइट आंसर। ओ सॉरी, ये एक मिस्टेक हो गया है, 3 ऊपर वाला इज द राइट। तो अभी यहाँ पे हम 2 में फंस गए हैं, सुनिए। अब यहाँ पे 2 KIJ तो हमारे 2 में ही है, ठीक है। अब हमको अगला देखना है कि I कहाँ पे आ रहा है। I का देखो इन्होंने ऊपर पहले दिखाई दिया था, I पे R है, तो यहाँ पे R आना चाहिए, तो R इसमें है, तो फ्रेंड्स 1 इज द राइट आंसर। तो जो आंसर 1 है वो ये है। तो इसको करने का तरीका जो है वो ऐसे होता है, ठीक है। अब सिमिलर तरीके से ये यहाँ पे इन्होंने बोला है 1 into 5 is 6, 2 into 5 is 12, 3 into 5 is 18, 4 into 5 is 24, 9 into 5 is, तो 9 into 5 should be 54। इसका आंसर जो है वो दैट इज 54। अच्छा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वाई इट इज द राइट आंसर, इसमें जो 5 है इनको 6 की तरह लिया हुआ, देखो उन्होंने, देख रहे हो, 3 6 जा 18, 4 6 जा 24, तो 9 6 जा कितना होता है 54। 3 इज द राइट आंसर। तो ये तो ईजी तरीके है और कुछ भी नहीं है। इट वॉज सैटरडे ऑन 1 जनवरी 2011, व्हाट वाज द डे ऑन 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ 2014। आपको देखो एक चीज़ पता होनी चाहिए, लीप ईयर, ये मतलब ये डेट्स वाले क्वेश्चन है। यूजुअली क्या होता है, एक जितना भी आपका जिस भी फर्स्ट मतलब जो भी साल में, जैसे सपोज करिए आपका 2013 में अगर 1 तारीख मंडे को आई है जैन की, तो अगले साल जो 1 तारीख है वो आपकी आएगी ट्यूसडे को। सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में फर्क पड़ता है, और लीप ईयर को आपको पता है कैसे चेक करना होता है, ठीक है। आप लीप ईयर को चेक करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो ये कह रहे 1 जनवरी आपकी 2011 में आई थी, तो उस दिन सैटरडे था, तो सैटरडे था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 जैन सैटरडे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं, अब आप 1 जैन 2014 की बात करो, तो एक इसको हम आगे चेक करेंगे, तो ये सैटरडे आ गया। अब 2012 आपने देखना है, लीप ईयर का पता करने का तरीका क्या होता है, कि जो भी ईयर है उसको आपने 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या 2012 एक लीप ईयर है, लेट अस सी 4, हाँ 2012 एक लीप ईयर है। तो उस दिन जो है तो अगला जो जनवरी आएगा, लीप ईयर में क्या होता है, इसमें तो एक दिन बढ़ रहा है, +1 हो रहा है, लीप ईयर में +2 हो जाता है। तो अगला जो जनवरी आएगा दैट शुड बी ऑन संडे मंडे। तो 2000 जो आपका 12 का जनवरी है दैट वुड बी ऑन मंडे। तो 2013 का जनवरी जो दैट वुड बी ऑन ट्यूसडे, एंड 2014 का जनवरी जो होगा दैट वुड बी ऑन वेडनेसडे। तो इसका आंसर 4 है, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन गिवन टू द बिलो, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो ये है पायरोफोबिया, ठीक है। तो पायरोफोबिया बेसिकली किसका अपना वो होता है, द आंसर इज डेंजर, बिब्लियोफोबिया इज ऑफ द बुक एंड पायरोफोबिया इज ऑफ द फायर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पायर का मतलब जो होता है, जैसे पायर होता है चिता, तो ये ऐसे ही वर्ड से आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते थे कि पायर जो वर्ड है वो फायर से होगा, ठीक है। पॉइंटिंग आउट टू अ वुमेन, अ मैन सेज हर मदर इज, ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनालॉगी, ठीक है, बट दिस इज ऑफ द अदर एनालॉगी जस्ट लाइक वर्बल नॉन वर्बल एनालॉगी। तो अभी तक हम देख सकते हैं 16 हम 21 क्वेश्चंस पे आ चुके हैं, एंड स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ लीगल।
तो यानी ऐसा नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लीगली बहुत हैवी तरीके से पूछा जाता है और भी चीज़ें पूछी जाती है, आपने पढ़ के जानी है ये वर्बल नॉन वर्बल। और अब जब CUET की बात चल रही है तो क्या पता कि और भी ज़्यादा ये सवाल पूछे जाए। बट आप देख सकते हैं इनका जो, अगर मैं बोलूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं, चाहे मैथमेटिक्स के आ गए, डायरेक्शंस के आ गए, ईयर के आ गए, ये क्वेश्चंस जो है इनका जो स्टैंडर्ड है वो इजी है। अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो SSC है, चाहे वो UPSC है, ठीक है, चाहे वो SSB है, NDA का जो पार्ट है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को इजीली कर लेंगे अगर आप में नॉर्मल वर्बल नॉन वर्बल के टैक्टिक्स आते हैं आपको। तो अब ये है पॉइंटिंग टू अ वुमेन, ये आगे आपका रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस हैं। पॉइंटिंग टू अ वुमेन अ मैन सेज, इन क्वेश्चन में क्या करना, आपने जो वर्ड है, जो बंदा है, उसको पहले मार्क कर लेना। अ मैन, तो पहली बात हो रही है एक मैन की, तो मैन एक वुमेन जो कि एक्स है उसको पॉइंट करते हुए कह रहा है हर मदर, यानी इसकी जो मदर है, ठीक है, हर मदर इज द ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माय सन। तो इसके जो सन है उसका अगर ग्रैंडफादर है, ठीक है, तो ये मैन है, तो ऑफकोर्स सी बात है ये इसका सन हुआ, ठीक है। तो इसके ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर इन लॉ है। अब डॉटर इन लॉ क्या हुआ, तो ये जो एक्स है इसकी जो मदर है उसके ग्रैंडफादर की ओनली डॉटर इन लॉ। अब ये जब ना ग्रैंडफादर की डॉटर इन लॉ का मतलब क्या हुआ कि ये जो मैन है, सन है, ये इसी की वाइफ हुई, ठीक है। तो ये एक्स क्या हुई, एक्स शुड बी अ मैन्स डॉटर, डॉटर इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। अब आगे नहीं आ गया है इसके अंदर सेम देखिए, वो ABCD वाले तरीके से आप करेंगे। फेवर इज रिटन एज ABUTS, तो डेंजर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर अभी ये वाला क्वेश्चन आपको करके दिखाया था, तो इस तरीके से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। देन आ जाए, इन द फॉलोइंग अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज चूज द करेक्ट लेटर। सो दे हैव रिटन B, देन दे हैव रिटन 25, दे हैव रिटन D, देन रिटन 23, G 19, K 13। ओके, तो इन लोगों ने क्या करा है, ABCDEFG, तो एक तरीके से देयर गोइंग B, एक छोड़ा, देन दे गो D, देन उन्होंने दो छोड़ा, एंड देन दे वेंट टू G, एंड इसके बाद इन्होंने तीन छोड़ना चाहिए, GHIJ, एंड देन शुड हैव K, ठीक है। तो इन्होंने दो छोड़े, तो अब क्या कर रहे हैं, ये पहले इन्होंने एक छोड़ा, फिर इन्होंने दो छोड़े, फिर इन्होंने तीन छोड़े, अब ये छोड़ेंगे चार, KLMNO, तो ये चार छोड़ा, अगला क्या, P, तो दे शुड बी P, तो द आंसर शुड बी P, तो 1 इज द राइट आंसर। तो ये बेसिकली ऐसा है, ठीक है। हीना हु इज विजय's डॉटर सेज टू लकी योर मदर, अगेन रिलेशनशिप क्वेश्चंस है, तो दे सिंग हीना, अब बात हो रही है यहाँ पे हीना की, तो हीना ने क्या करा, हीना हु इज विजय's डॉटर सेज टू लकी योर मदर रजनी इज द यंगर सिस्टर, तो इस हीना ने लकी को बोला कि जो आपकी मदर है इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय फादर, तो जो हीना के फादर हैं एक्स, उसकी यंगर सिस्टर इसकी मदर है, ठीक है, तो ये इसकी सिस्टर है, ठीक है। हु इज थर्ड चाइल्ड ऑफ जे, ठीक है, तो जे का थर्ड चाइल्ड है इसके फादर, तो ही शे योर मदर रजनी इज अ यंगर सिस्टर ऑफ माय फादर हु इज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जे, तो इसका फादर जो है जे का थर्ड है, जे इसके फादर हुए, ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं दैट जे से जो है हाउ इज लकी रिलेटेड टू जे, तो ये क्या हुआ, जे लकी जे के नाना हुए, एक तरीके से कौन हुए, नाना, तो क्या आंसर आना चाहिए, ग्रैंडफादर, फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं अंडर आर्टिकल 12, अब यहां से ओ थैंक गॉड 25 क्वेश्चनों के बाद वी हैव फाइनली द लीगल शुरू हो चुका है 25 क्वेश्चंस के बाद। तो अब ये जैसे अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, यस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, ओके, the government of India, parliament and the government and the legislature of each state and all local authority within territory of India, okay, the parliament and the legislature, तो इसका जो दोस्तों आंसर है that is 3, क्योंकि स्टेट अगर आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 12 के अंदर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल द लोकल और अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसके अंदर ये तीनों चीजें आती हैं।
Union territory, according to the Constitution of India, means union territory as specified in the first schedule and the sixth schedule, as specified in the first schedule and the seventh schedule, as specified in the first schedule, seventh schedule, and 10th schedule, as specified in the first schedule, and includes any other territory comprised within the territory of India but not specified in that schedule. तो इसका आंसर दोस्तों ये है, फर्स्ट स्केड्यूल सिक्स स्केड्यूल के अंदर नहीं हो सकता. सिक्स स्केड्यूल आपको पता है वो स्केड्यूल एरियाज और आपका जो है ट्राइब्स की बात करने वाला रहता है. सेवन स्केड्यूल आपको पता है जो है वो किसी और चीज़ की बात करता है. अगेन टेंथ स्केड्यूल आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है. तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्केड्यूल जो कि लिस्ट ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, उसी के अंदर ही हमारी यूटीज आती है. तो ये जो इसका फोर्थ आंसर है दैट इज आंसर. बाकी सारे स्केड्यूल जो है अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं और वो इसके अंदर जो है हमारा नहीं आ सकता. तो देखिए कितने इजीली इन लोगों ने आप लोगों को ये क्वेश्चन दे दिया ट्रिक करने के लिए कि आप लोग जो है वो ये सोचे कि भैया ये क्या है. मगर अगर आपको पता होगा कि कौन से स्केड्यूल में क्या आता है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे विदाउट इवन गेटिंग कंफ्यूज. तो ये ऐसे ही एग्जामिनर जो है वो आपका वो डायरेक्टली पूछ सकता था यूनियन टेरिटरी किस शेड्यूल के अंदर आती है, बट देन दैट वुड बी वेरी इजी थिंग. तो वो करने से कोई फायदा नहीं है. इसके अंदर क्या उसने सारे स्केड्यूल उल्टे सीधे लिख के एग्जांपल में आपको दे दिए और आपको पता होता कि भैया सिक्स शेड्यूल जो है वो बात करता है शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स की, सेवन शेड्यूल जो है वो बात करता है यूनियन लिस्ट और इन सब की, 10th शेड्यूल जो बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ की. तो इनमें तो जो है यूटी आ ही नहीं सकती. यूटी तो सिर्फ आती है शेड्यूल 1 में जिसके अंदर लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आती है. तो आप अपने आप आंसर 4 मार्क कर देते हैं. तो दिस इज हाउ थिंग्स गोज. Who among the following was the chairman of advisory committee on the fundamental rights, minorities and tribals and excluded areas of the Constituent Assembly? So दोस्तों ये जो है आपको हिस्ट्री यू नीड टू गो. हिस्ट्री में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, उसके फॉर्मेशन में आपको फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हिस्ट्री में वो जरूर पढ़ना चाहिए और उसके अंदर अलग अलग कमेटीज़ बनी थी, आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए. आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ के चले जाते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा भी और कमेटीज़ बनी थी एंड यू शुड ऑलवेज गो बाय दैट. और वो जो कमेटी जिसके यहाँ पर जिक्र हो रहा है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, तो वो वल्लभ भाई पटेल वॉज द हेड ऑफ दैट कमेटी इंक्लूडिंग द कमेटी फॉर द होम अफेयर्स. ठीक है, तो यू ऑलवेज शुड गो थ्रू ऑल द कमिटीज रिटन देयर. तो ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है 24 में. इसमें क्या होता है असर्शन एंड रीजनिंग में, व्हाट इज द पॉइंट? द पॉइंट इज असर्शन इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड रीजनिंग इज द रीजन फॉर द ट्रूथ ऑफ दैट स्टेटमेंट. यानी अगर आप कह रहे हैं कि दैट स्टेटमेंट इज राइट तो आप कह रहे हैं उसका रीजन ये है. अच्छा, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो सकती हैं मगर जरूरी नहीं है कि जो रीजनिंग है वो स्टेटमेंट का ट्रूथ हो. ठीक है, तो असर्शन एंड रीजनिंग में क्या है कि स्टेटमेंट जो है दैट इज ट्रू एंड द रीजन फॉर द ट्रूथ इज द रीजन गिवन द नेक्स्ट स्टेटमेंट. तो ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर. ठीक है, एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल सही है. 26 नवंबर को हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जो था जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल उसी दिन उसको संविधान दिवस कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन डे वो माना जाता है हमारे देश के अंदर 26 नवंबर को. ठीक है, 26 जनवरी को तो हम लोग रिपब्लिक डे कहते हैं. ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन नंबर ये बिल्कुल ठीक है. अब इसका रीजन क्या है अब आप पढ़ो. ये है बिकॉज ऑन 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स. बिल्कुल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स एट 26 जनवरी. उस दिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन डे वाले दिन अडॉप्ट किया गया था, उसे एनेक्ट किया गया था इंडिया के द्वारा जो है वो 26 जैन को किया गया था, ना कि 26 नवंबर को. तो अडॉप्शन व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स इज इन 26 नवंबर, नो, इट कम्स इनटू फोर्स इन 26 जैन. तो द स्टेटमेंट बोथ ए आर ट्रू नहीं है, बोथ ए आर फॉल्स बिल्कुल नहीं है. ए ट्रू है, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. दैट इज द राइट आंसर. ठीक है, प्राइमरी रेमेडी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है, टॉर्ट के अंदर अनलिक्विड डैमेजेस दिए जाते हैं. अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है? नॉट कोडिफाइड डैमेजेस, यानी वो ऐसे डैमेजेस जो पहले से डिसाइडेड नहीं होते, पहले से लिखे हुए नहीं होते, उनको डिसाइड किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है ओवर द प्रोसेस ऑफ द केस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ट्रेसपास? तो इसमें बोल रहा है ट्रेसपास का एग्जाम्पल कौन सा? अर्जुन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ साकेत हाउस स्टेइंग ऑन द साइड वॉक. Rishabh enter Akash's land without Akash's permission
and kills a hen belonging to Akash. George walks into Radiant house, who has invited him over the lunch. Riya takes a lift in Priyanka's car for going to the college. So दोस्तों अगर आप इस ऑप्शन को ढंग से देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन है जिसमें बिना परमिशन की बात की गई है। ठीक है, ऊपर वाला अर्जुन वॉक्स इन फ्रंट ऑफ साकेत हाउस स्टेइंग ऑन द साइड वॉक। ठीक है, जॉर्ज वॉक इस समय परमिशन हैं। इसमें ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, किसी बंदे की प्रॉपर्टी में, किसी बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर विदाउट उसके परमिशन के घुसना। तो 27th क्वेश्चन जो है वो क्या बात कर रहा है, मैच द फॉलोइंग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हमें मैच करना है, लीगली एनफोर्सेबल विद लीगल ऑब्लिगेशन, वैलिड टिल अवॉइड बाय द पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट विच सीरीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो दोस्तों लीगली एनफोर्सेबल विद लीगल ऑब्लिगेशन, इसका ए जो है वो 2 है। तो आप देखेंगे A2 सिर्फ एक ही जगह पर है, बाकी जगह पे ये 3, 4 है, तो यही आंसर इसका सही है। आप बाकी भी मिलाएंगे तो मैच हो जाएंगे। B थर्ड का मतलब है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड टिल अवॉइडेड बाय द पार्टी। बिल्कुल, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल, इन तीनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। ये तीनों ही वर्ड्स अलग अलग हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ये क्वेश्चन आया है और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में से आ गया है। ठीक है, when two contracting parties agrees as regard the subject matter of the contract at the same time and in the same sense, it is called the meeting of the mind. मीटिंग ऑफ द माइंड जो है कंसेंसस एड आइडम यानी फोर्थ के अंदर आता है। ये नूडम पैक्टम नूड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर कोई कंसिडरेशन ना हो, क्विड प्रो क्रो जैसे को तैसा होता है, और यूबराई फिडाई ये आप लोग अब मुझे बताएंगे इसमें का मतलब क्या होता है। तो ऐसे आपको सारे इनका पता होना चाहिए लीगल मैक्सिम्स के बारे में। Next is Samir is infallible by cancer. He is induced by Newton, his medical attendant, to pay him unreasonable sum for his professional services. According to the law of contract, Newton has obtained the consent by fraud, mistake, undue influence, coercion. दोस्तों undue influence क्योंकि वो उसका डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर का एक इन्फ्लुएंस होता है अपने बंदे, इसको आप undue influence भी कह सकते हैं, और आप एक तरीके से कहें तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का जो यूसेज होता है, फिड्यूशरी रिलेशनशिप भी आप इसको बेसिकली कह सकते हैं। ये दोनों वर्ड्स जो है वो सेम ही, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फिड्यूशरी रिलेशनशिप में भी ये होता है कि आप दूसरे बंदे को ट्रस्ट करते हैं, वो आपको प्रेशर करता है। कोअर्जन का मतलब भी धक्का यानी एक तरीके का प्रेशर ही होता है, बट वो थोड़ा धमकी वाला प्रेशर होता है। बट जहाँ पे एक बंदे का रिलेशनशिप आपके साथ ऐसा है कि वो रिलेशनशिप में आपसे अप है या आप उसकी बात को मानते हैं, तो वहाँ पे अगर वो बंदा आपको फोर्स करे तो उसको हमेशा कहा जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिड्यूशरी रिलेशनशिप। यहाँ पे है एक्स कंटेस्टेड एंड वन इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। 3 months लेटर ही ज्वाइंड अ पॉलिटिकल पार्टी इन पावर एज पर द 10th शेड्यूल ही कैन नॉट ज्वाइन। जो इंडिपेंडेंट्स होते हैं आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट जो हैं वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते आफ्टर विनिंग इलेक्शन, नहीं तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आ जाएंगे एंड देयर मेंबरशिप फ्रॉम द हाउस फॉल्स। तो यहाँ पे जो आंसर 1 है दैट इज द राइट आंसर, एक्स विल बी डिस्क्वालिफाइड बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, विच सेलिब्रेटेड केस लेड टू द डाउन ऑफ डॉक्टर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अगर आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको ये नहीं पता बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहाँ पर है, तो केशवानंद भारती इज द केस। आप बहुत बहुत पीछे हैं, अभी आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। The charge of the impeachment against the President of India for his removal can be preferred by both houses of the Parliament joint session, Speaker of the Lok Sabha, either house of the Parliament, Chairperson of the Rajya Sabha। दोस्तों जो चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है इंडिया का, रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस, कोई भी एक हाउस दे सकता है। आपको ध्यान रखना है चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट, हाँ प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आपको दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। दैट इज राइट, दोनों हाउसेस से आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, बट सिर्फ चार्ज सेट करने के लिए इंपीचमेंट का ईदर हाउस इज इनफ। एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट वीपी वाइस प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव बाय राज्यसभा। ठीक है, दूसरे हाउस का, लोकसभा का ज्यादा उसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता। चलिए अब चलते हैं। द जूरिस्ट हु रिफ्यूज टू ट्रीट इंटरनेशनल लॉ एज अ प्रॉपर लॉ एंड डिस्क्राइब्ड इट अ मेयर पॉजिटिव मोरालिटी, इट्स आंसर इज जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को एक नॉर्मल लॉ मानने से मना कर दिया था एंड ही जस्ट टोल्ड इट दैट इट्स अ पॉजिटिव मोरालिटी। इंटरनेशनल लॉ के पिछली बार क्वेश्चंस आए थे एंड दैट वाज टू द अमेज ऑफ मेनी पीपल कि इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ से यूजुअली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसलिए मैं आज बार रिकमेंड करूंगा इंटरनेशनल लॉ का बेसिक चीजें करके जाएं।
आर्टिकल तो कॉन्स्टिट्यूशन मैच करना है। आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? आर्टिकल 32। अच्छा, जब मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आते हैं ना, मेक श्योर करें कि जिन जिन को लेके आप श्योर है आप उनको कर लेते हैं। कई बार बच्चे आर्टिकल 25 आर्टिकल 23 नहीं पता क्या है। चलो आप आर्टिकल 32 देख लो। आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब आप देखो कि देखो मेरे को बी और सी पता है, तो बी शुड बी 4 एंड सी शुड बी 1। अब यहाँ पे कहाँ पर है? B4C1, ठीक है। और कहीं B4C1 है? नहीं, तो 2 इज द राइट आंसर। मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पता नहीं आर्टिकल 22 कहाँ है, 25 कहाँ है, बट आपको जो पता है आप उनको मैच करो। अगर आपकी किस्मत बड़ी ज्यादा खराब रही तो एक ऑप्शन होगा जिसमें B4 भी हो सकता है और सी आपका 1 भी हो सकता है। और फिर आप लोग जो है वो कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि भैया कहाँ पे हम लोग बेसिकली जाएं। तो फिर आप कंफ्यूजन में आएंगे, फिर आपका मतलब फिर आपको थर्ड कुछ तुक्का मारना पड़ेगा। बट कभी कभी यूजुअली ऐसा होता है कि आपको जो पता है आप उसको सेट करेंगे, तब भी आपको मैच द फॉलोइंग में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है दैट टॉक्स अबाउट a defendant of mill owner had employed independent contractor to build a reservoir on his land to meet water needs for his mill. During the course of construction, the independent contractor discovered some old shafts, but they ignored them and completed the reservoir. When the water was filled in the reservoir, it burst through the old shafts. Adjoining mine of the plaintiff was flooded and damaged. ये टॉट पे हम लोग बेसिकली आ चुके हैं, ठीक है। अब टॉट पे ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का बात यहाँ पे हो रही है, इसका आंसर 1 होगा। आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो कि नो फॉल्ट लाइबिलिटीज हैं, आप उनके बारे में ज़रूर पढ़ें कि ये क्या मतलब होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का नो फॉल्ट लायबिलिटीज़ के आपको टॉपिक के अंदर ये मिल जाएगा, ठीक है। तो टॉट भी हमारा आ चुका है एक में, ठीक है। अभी तक आपने ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन देख ही लिए थे। तो अब ये कह रहा है तो टॉट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पेसिफिक रूल्स प्रोहिबिटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ हार्मफुल एक्टिविटी लीविंग द रेसिड्यू आउटसाइड द स्फीयर ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट कैटेगरीज ऑफ रॉन्ग ईच डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट, जस्ट लाइक द हाउस ऑफ पिजन कंसिस्ट ऑफ मेनी होल्स एंड दे आर मेंट टू बी। कहानी बोल रहा है द फोरगोइंग प्रोपोजिशन ऑफ लॉ ऑफ टॉट रेफर्ड एज अ पिजन ऑफ होल थ्योरी। पिजन ऑफ होल थ्योरी बेसिकली किसने कही थी? इसका आंसर जॉन विलियम सैलमंड है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन जो है मैं नहीं कहूँगा कि इजी क्वेश्चन है। यूजुअली बच्चों को नहीं पता होता कि कौन सा जो थिंकर है उसने क्या बोला गया किसी लॉ के बारे में, तो यूजुअली बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो आपको अगर नहीं आता तो छोड़ दीजिएगा इसको। कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वॉज पास बाय द पार्लियामेंट रिप्लेसिंग दी मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। कॉम्पिटिशन एक्ट जो है वो बेसिकली कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देता है, हेल्दी कॉम्पिटिशन को बेसिकली बढ़ावा देता है। और पहले उस हेल्दी कॉम्पिटिशन के लिए जो था वो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट चलता था। अब श्रेया सिंघल का कैसा है? श्रेया सिंघल केस वर्सेस यूनियन सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर द राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू एजुकेशन 377 नहीं, struck down 66 of IT Act. तो fourth is the right answer. A Hindu married man who has a Hindu wife living marries a Muslim woman. The Indian penal code he is guilty of. The answer should be bigamy. 2 शादियां करने वाले को बाइगमी कहते हैं, और हिंदू मैन किसी और से शादी करता है बाइगमी, तो वो गलत मानी जाती है, ठीक है। एडल्ट्री जो है, एडल्ट्री है आउटसाइड द मैरिज सेक्स को एडल्ट्री कहते हैं। राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट हैज बीन डिस्कस्ड इन राधा बसिन यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा जयसिंह पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसका जो आंसर दैट्स 1। ये केस जो था आप रिसेंट जजमेंट्स आप में के अंदर आ रहा है, तो रिसेंट जजमेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। रिसेंट जजमेंट में ये JNK में जो 370 आर्टिकल को एब्रीगेट किया था, उसके समय जो इंटरनेट वहाँ पे बंद कर दिया गया था, ये उसके ऊपर केस था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल 2020 प्रपोज लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स। लीगल एज गर्ल्स की कितनी कर दी गई है? 21 ईयर्स। पहले बॉयज की 21 ईयर्स थी, ये प्रपोज की गई है। मेक श्योर अब इस पर लॉ नहीं बना है, ठीक है। 21 ईयर्स थी पहले बॉयज की, और गर्ल्स की 18 हुआ करती थी। तो अब जो है वो गर्ल्स की भी 21 ईयर्स कर दी गई है। तो ये आप ध्यान रखें, प्रपोज है, अभी हुआ नहीं है। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, ये हिंदू मैरिज, देखिए पर्सनल लॉ का एक और क्वेश्चन आ चुका है। पर्सनल लॉ का भी आपने ऊपर तो क्वेश्चन देखा ही, तो ये एक और क्वेश्चन पर्सनल लॉ का यहाँ पे आ चुका है। पर्सनल लॉ के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, देखो। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1950, कैन हिंदू मेल मैरी सेकंड टाइम विद रिटन कंसेंट ऑफ हिज लिविंग वाइफ? द आंसर इज नो। हिंदू मैन कोई नहीं कर सकता, चाहे वाइफ बोले ना बोले, नो मैटर। अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका जो आंसर है दैट्स 1। मुस्लिम एक्ट के अंदर जो मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? निकाह के अंदर जो लड़का है वो लड़की को मेहर एक मेहर वर्ड होता है, यानी पैसा देता है उसके फैमिली को,
टू मैरी अ गर्ल एज अ वाइफ। तो एक कंसिडरेशन दोनों तरफ से मूव हो रही है, ये वाइफ बन रही है, वो पैसा दे रहा है, तो इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। Who among the following is not secondary source of Muslim law? मुश्किल क्वेश्चन हो सकता है, अगेन पर्सनल लॉ से क्वेश्चन है। जिसको नहीं पता वो छोड़ सकता है इसको, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप इसे छोड़ेंगे तो कोई आपकी ईगो के हर्ट करने वाला। द आंसर इज कियास इज नॉट द सेकेंडरी सोर्स। An arrested person required to produce before the nearest magistrate within 12 hours, within 24, within 24 hours is the right answer, but there is one more clause कि वो जो उसमें traveling time है that should not be included, तो आंसर 4 is the right answer। इंडियन एविडेंस एक्ट वाज ड्राफ्टेड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीसी किसने ड्राफ्ट किया था, लोगों को पता है, मैकॉली ने, ठीक है। सिमिलरली सीआरपीसी किसने किया था, पता करो, ठीक है। तो उसी तरीके से जो इंडियन एविडेंस एक्ट है दैट हैज बीन गिवन बाय नन अदर देन जेम्स एफ स्टीफन। तो ऐसे एक्ट किसने करा था, कौन से साल में था, आईपीसी किस में आता है, 1860। तो ये पूछ लेते हैं कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस में, कौन सी ईयर में आता है, पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए। विच कोर्ट स्टेट द एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस ऑफ कुलभूषण जाधव, तो आपको पता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चंस हैं अगर आप पढ़ रहे हैं थोड़ा बहुत भी तो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर आईपीसी हैज बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों एडल्ट्री यानी आउटसाइड मैरिज सेक्स को जो है पहले इंडिया के अंदर क्रिमिनलाइज किया जाता था, बट अब उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। आउटसाइड मैरिज सेक्स बंदा कर सकता है। अगेन मैचिंग आ गया। थेफ्ट क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, चीटिंग है, क्रिमिनल। तो देखिए एक्सटॉर्शन का मतलब फियर, करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वो पूछ रहे हैं। डिसेप्शन एंड इंडिसमेंट, डिसऑनेस्ट कन्वर्जन, ठीक है। क्रिमिनल इज लाइक डिसऑनेस्ट ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन, थेफ्ट इज ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन, क्रिमिनल डिसऑनेस्ट कन्वर्जन, चीटिंग इज डिसेप्शन एंड इंड्यूसमेंट, ठीक है। एंड एक्सटॉर्शन इज फियर ऑफ इंजरी। तो इसका आंसर जो है ए शुड बी 4, A4 है, 2 में है। B शुड बी 1, तो B1 भी 2 में है। C शुड बी 2, तो C2 इसमें है, तो 2 इज द राइट आंसर। मैंने आपको अभी ऊपर मैचिंग करा रहा था, बता रहा था ना कि क्या कई बार होता है कि 2 में आपको आंसर मिल जाता है। देखिए यहाँ पे 2 सेम थे, आपको 3rd तक जाना पड़ा। ओके तो अब यहाँ पे आ गए, Z's will contain these words, I direct that all my remaining property be equally divided on X, Y and H. X dishonestly scratches out Y's name, intending that it may be believed that whole property is left to himself, and H. X is committing cheating, criminal breach of trust, forgery, criminal social. तो आंसर इज फॉर्जरी। ये जब आप किसी डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी कर देते हैं तो आप फॉर्जरी कर देते हैं। ये आपको पहले सेंटेंस में पढ़ के ऐसा लग रहा होगा कि मिसअप्रोप्रिएशन ट्रस्ट हुआ, बट क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। बट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो तब होता है जब कोई बंदा आप पे विश्वास करके आपको कोई चीज दे दे और आप फिर उसका मिसयूज कर दे। जब आप किसी डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ कर रहे हैं दैट इज फॉर्जरी। Which of the following is not ground mentioned under Article 16 of Constitution, the race, caste, sex and origin? आपने मेक श्योर करना है 14 और 16 के अंदर ग्राउंड्स को मेंशन किया गया है। 16 जो है वो बेसिकली बात करता है किस चीज के बारे में, वो बेसिकली बात कर रहा है जॉब के बारे में, ऑफ इन द स्टेट में जॉब के बारे में बात हो रही है। तो वहां पे जो है वो ओरिजिन की बात नहीं करी गई है। तो 4th इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल रेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। आंसर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। राइट टू स्लीप एज अ फंडामेंटल हैज बीन डिस्कस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए आपने सारे केसों को पढ़ लेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। रामलीला मैदान का इंसिडेंट हुआ था, बाबा रामदेव प्रदर्शन पे बैठे थे, वहां पे उनको सोते हुए पीट दिया गया था रात को। तो ये जो केस था सोना, वो इसके अंदर आता है। तो 2 इज द राइट आंसर। As per the Constitution, ordinance promulgated by the President shall cease to operate for the expiration of 6 weeks from a reassembly, 2 weeks from the reassembly, 4 weeks from the reassembly. The answer is 6 weeks from the reassembly of the Parliament. दोस्तों 6 months तक जो है वो ऑर्डिनेंस चल सकता है, मगर जब पार्लियामेंट शुरू हो जाए तो पार्लियामेंट शुरू होते ही आपको उसको 6 weeks के अंदर जो है पार्लियामेंट के स्टार्ट होते ही, वो क्या कह रहे हैं, रीअसेंबली होते ही उसको 6 weeks के अंदर आपको पास कराना होता है। Ex tutor his parrot to recite an offer, and later in the day sends this parrot to Y. After reaching Y, the parrot start repeating the offer. Under the law of contract, it is an invitation to offer. It's a valid offer. It's an invalid offer, and it's a cross offer. तो दोस्तों ये बेसिकली यहाँ पे जो है it goes out to be the invalid offer.
क्योंकि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना कि एक्स ने अपने पैरट को समझा दिया एंड स्टार्ट रिसाइटिंग द वो. अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉल फॉर ऑक्शन प्राइस कैटलॉग एंड एडवर्टाइजमेंट लोकल इज नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर. तो इसका जो आंसर है दैट इज 1 इज द राइट आंसर. इन्विटेशन टू ऑफर यानी किसी बंदे को ऑफर के लिए इन्वाइट करना. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइक फोर्स मेजॉर, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको अनफोरसीन हो, मतलब आप फोरसी नहीं कर सकते उसको, कि आपको पता हो कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, तो उसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिंस इंसेप्शन. कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज सब्सिक्वेंटली बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विच रिसीव एडवांटेज हैज नो ऑब्लिगेशन टू रिस्टोर अ कॉन्ट्रैक्ट विच बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल ड्यू टू एक्ट विच कुड हैव बीन प्रिवेंटेड बाय द प्रोमिसर. इसका आंसर जो है दैट इज 2. अ कॉन्ट्रैक्ट हैज सब्सिक्वेंटली बिकम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म. इससे आप अगर कहा जाए तो ये गॉड्स जो गॉड्स विल होती है उसके अंदर भी इस कॉन्ट्रैक्ट को डाला जाता है कि भैया गॉड की मर्जी ही नहीं थी, इम्पॉसिबल हो गया. अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं. एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, वॉइडेबल, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो इट्स वॉइड. वेजर का जो कॉन्ट्रैक्ट, वेजर क्या होता है? जुआ. जुए को वेजर कहते हैं. तो जुआ जो है वो अगर आप कर रहे हो तो गलत माना जाएगा. अब चलते हैं 15 पे. एक्स मेल एंड वाई फीमेल मैरिड अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1950. मंथ आफ्टर मैरिज वाई वाज फोर्सफुली टेकन एंड केप्ट एट द सीक्रेट प्लेस बाय हर फैमिली हु वर अनहैप्पी विद द मैरिज. Aggrieved by the police in action in tracing of wife for the past 3 months, X decided to file a writ petition before the High Court. Select the. अब वो हाई कोर्ट को कह रहे हैं बंदे को प्रेजेंट करनी, तो हबीस कॉर्पस की रिट लगेगी इसके अंदर. रिट्स आपने 5 रिट्स को पढ़ना है और वो उन रिट्स का यूसेज कहाँ होता है जरूर करके जाना है. कि हबीस कॉर्पस है, प्रेजेंट द बॉडी, मेंडमस क्या है, को वारंटो, व्हाट इज योर अथॉरिटी, ऐसे करके ये सब आपको पता होना चाहिए. Which of the following appointment is not made by the President? Chief of Army Staff, Speaker of Lok Sabha, Speaker of Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha is elected by the members of Parliament of Lok Sabha. ठीक है. Supreme Court of India recognize the third gender in which third gender का जो केस है that was in नालसा यूनिट. तो ये 3 केस आपको यहाँ मिल गए हैं. तीनों केसों के बारे में आपने पढ़ना है. क्वेश्चन से निकालिए. In public international law, psychological element on the part of the state while acting with feeling that it's fulfilling legal obligation is called. In public international law, the psychological element on the part of the state while acting with a feeling that it is fulfilling legal obligation is opinion, juris civ necessity, mens rea, jus cogens and protocol. The answer is this one. Mens rea तो आपका intentions होगी. Jus cogens होते हैं. Jus cogens are basically peremptory norms होते हैं जो कि मतलब ऐसे लॉज होते हैं जो प्रोहिबिट किए जाते हैं बाय द इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी टू परफॉर्म. प्रोटोकॉल तो एक तरीके का कानून हो जाता है. तो इट्स लाइक ओपिनियन ज्यूरिस सिव नेसेसिटीज है ना. एज ए नेसेसिटी भी आ रहा है तो आपको आइडिया लगी जाना चाहिए. तो ये देखिए ये इंटरनेशनल लॉ का दूसरा क्वेश्चन आ गया अभी तक. जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आर इलेक्टेड बाय द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन जनरल असेंबली, यूएन सिक्योरिटी. तो आंसर इज 3. यूएन जनरल असेंबली इलेक्ट करती है इनको. A treaty is intended by the parties to be binding only as long as there is no fundamental change in the circumstances which और ये जो डॉक्ट्रिन है रेबस 625. रेबस 625 का मतलब होता है थिंग्स सो स्टैंड, यानी उस समय. ये बेसिकली एक तरीके का फोर्स मेजॉर और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली जो मैक्सिम है इंटरनेशनल लॉ के अंदर. इंटरनेशनल लॉ की बड़ी इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं. रेबस 625 हो गया, फिर जस्ट कॉगेंस हो गया, फिर पैक्टा सर्वेंडा हो गया. तो ये जो अपना वो है क्या कहते हैं मैक्सिम्स, इनको आप जरूर करके जाएं. अभी अगेन मैचिंग आ चुका है यहाँ पे. आप देखिए हर आर्टिकल के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे. आर्टिकल 24 क्या बात करता है, 29 क्या बात करता है, 31 क्या बात करता है, 23 क्या बात करता है. तो आपको अगर आपने एफडीआर का मेरा पूरी की पूरी सीरीज़ एफडीआर की अगर आपने पढ़ी है, आपको अच्छी नॉलेज है कि भैया जो एफडीआर की सीरीज़ सर ने पढ़ाई थी उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर करे थे, तो मैंने एक क्लॉज उसके अंदर पढ़ाया हुआ है. तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसको कर रहे हुए कि एक क्लॉज बेसिकली क्या बात वहाँ पे कर रहा है. तो आइए इसको हम देखते हैं. 23 के अंदर आप बेसिकली बताएं क्या होता है. ठीक है, इसको आप मैच करेंगे तो आंसर 4 जो है इसका राइट आंसर आएगा. ढंग से आप इसे पढ़ लीजिएगा. द एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज इन डन 4th शेड्यूल. तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर.
अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर। गवर्नर ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग क्या सही नहीं है? कैन ही शी कैन इम्पोजिशन प्रेजेंट रूल कर सकता है, ही हैज़ अ पावर टू इशू ऑर्डिनेंस विद द स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। इसमें बताना कि कौन सी सही नहीं है ना। हाँ, हैज़ द पावर टू रिजर्व मनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी कर सकता है। डज नॉट हैव द पावर टू कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस। कम्यूशन की पावर जो है वो नहीं है जो हमारे गवर्नर के पास। ठीक है। एक्स लिविंग इन दिल्ली डाइज ऑफ अ सडन हार्ट अटैक, हिज सर्वेंट बाय इन्फॉर्म्स एक्स फैमिली। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट के बीच में बहुत लड़ाई हुई थी, तो अगर आपने इसमें 1 या 2 मार्क करेंगे, दोनों को ही सही दे दिया जाएगा इसमें। बट जो चीज़ है वो यही मानी जाती है कि थेफ्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में क्या होता है कि अगर कोई एक एक्स है, उसके हाथ में वाई की चीज़ आ जाए, ठीक है, बाय मिस्टेक, तो वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। बट अगर कोई एक्स है और वो वाई की चीज़ उससे निकाल के ले जाए तो वो थेफ्ट हो जाएगा। तो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट में जो फर्क है वो यही है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में चीज़ जो है वो एक्स के पास आ जाती है और थेफ्ट के अंदर एक्स उससे चुराता है। आर्टिकल 15, 6 and 16 provide for reservation of favor in certain economic weaker section of citizen were inserted in the constitution either through which of the following amendment act। तो 15, 6 and 16, 6 को कब डाला गया था? अब ये क्वेश्चन अमेंडमेंट्स का आ गया है। अगर आप इसको ढंग से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 15, 6 और 16, 6 जो था वो पार्लियामेंट के हमारे जो मोदी जी ने जो EWS जनरल कैटेगरी के लिए जो रिजर्वेशन किया था उसके अंदर डाला था। और वो रिजर्वेशन उन्होंने कब किया था? 2019 के इलेक्शन से पहले। तो 2019 के इलेक्शन से पहले 104th और 103rd, तो इसका जो आंसर है दैट्स 103rd। 3 इज द राइट आंसर। 104 जो है वो आप बताएं कौन सा वाला है। और अब तो 105 अमेंडमेंट भी आ चुका है, इनको आपको बताना है और करके जाना है। लास्ट प्रीवियस 10 अमेंडमेंट्स तो आपने बेसिकली ज़रूर ही करने हैं। 10 अमेंडमेंट्स जो प्रीवियस हुए हैं। Publication of false definitive statement about another person in newspaper is called as it's basically the libel। स्लेंडर बोलना होता है मुंह पे, ठीक है। रीनेमिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या डिसइन्वेस्ट करा था? जो पहले था डिपार्टमेंट, करेंटली क्या है उसका नाम? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। 3rd इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स में से आया है, इसको ध्यान रखा करें आप। फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग रेगुलेटिंग क्रेडिट फैसिलिटीज फॉर द प्रमोशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। ब्लू कार्बन, एज द नेम सजेस्ट ब्लू कार्बन, इट शुड ऑलवेज बी रिमेनिंग ब्लू, मतलब वाटर, वाटर से कुछ उनसे कार्बन स्टोर नेटवर्क लैंड कोस्टल मैरीन सिस्टम। 3 इज द राइट आंसर, क्योंकि वो देखो ब्लू कार्बन की बात करें तो इट शुड बी ऑलवेज विद वाटर। अब ये है यहाँ पे इन्होंने बता दिया है क्या कहते हैं, बुक्स क्या नाम है, सॉरी कंसेप्ट्स का नाम है, किसने दिए हैं। अगेन क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ दीजिए, इसका आंसर 2 है। ऑन विच रिवर द बागीलार डैम कंस्ट्रक्टेड, तो ये आपको बागीलहर जो डैम है दैट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर चिनाब। तो ये देखिए डैम्स का क्वेश्चन है, ये भी अगर नहीं आता आप छोड़ सकते। डैम्स हो गया आपका, न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, ठीक है। एटलीस्ट अभी तो हम छोड़ देते हैं, मतलब पेपर में हम छोड़ देते हैं, बट हम को जान सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो आ सकते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, फिर आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। ये क्वेश्चंस ना आ जाते हैं कि ये वाली सेंचुरी किस जगह से है, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने देखिए ज्योग्राफी से पूछ लिया है। लोनार, भीमताल, सोमोयरी, चिलिका। तो आप लोग अगर वहाँ पे कहीं रहते हैं, आपको पता होगा कि भीमताल कहाँ आता है, सोमोयरी कहाँ आता है, तो आप इसे मार्क कर लेंगे। आंसर 3rd इज द राइट आंसर। वैसे A student wanting to study clouds would refer to zoology, न्यूरोलॉजी, अच्छा zoology कुछ और है, नियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफोलॉजी इज द राइट आंसर। न्यूरोलॉजी तो बॉडी की होगी, जूलॉजी आपने जू की पढ़ाई होगी, नियोलॉजी क्या है ये पता करिए आप, ठीक है। नेफोलॉजी जो इसका राइट आंसर है। अगेन नहीं आता, यू कैन लीव इट। अभी तक आपने अगर आप देखेंगे हमने ज़्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन छोड़ेंगे। 5-6 क्वेश्चन छोड़ना इज नॉट अ बिग थिंग। अरे इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैंने आपको बोला था प्री इंडिपेंडेंस जितने भी हमारे एक्ट्स हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 हो गया, ठीक है, ऐसे एक्ट हो गए, 1919 हो गया, ठीक है, 1909 हो गया, ठीक है, 1947 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ एक्ट्स इनको आपको जरूर करना है प्री इंडिपेंडेंस में। एंड फिर देन यू नीड ऑल्सो हैव टू गो थ्रू द बिल्डअप टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी कुछ आप लोगों को जो है वो करने चाहिए हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये हिस्ट्री में
जो है वो, जो आप हिस्ट्री अगर देखेंगे DOLB की, तो मिडीवियल या एंशियंट हिस्ट्री नहीं आती है. दे प्रेफर टू आस्क फ्रॉम दी जो आपका रिसेंट हिस्ट्री है उससे. एंशियंट और मिडीवियल से नहीं आता ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर. डॉक्टर अंबेडकर सेड हार्ट एंड सोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, एंड द आंसर इज आर्टिकल 32 बिकॉज वो प्रिजर्व करता है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट मेड बाय इज नॉट ट्रू अबाउट महात्मा गांधी. रुक हिंद स्वराज लिखी थी उन्होंने, प्रेसिडेंट इंडियन होंगे इसके बारे में आई एम नॉट श्योर, बट हमको तो कुछ निकालना आंसर. ही गेव द स्लोगन डू और डाई, ही वॉज इन दिल्ली. वो जवाहरलाल नेहरू के साथ नहीं थे बस. 1947 का इंडिपेंडेंस डे का जो जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा लहराया था, उसमें महात्मा गांधी उनके साथ नहीं थे. ही वॉज इन बंगाल स्टॉपिंग द रायट्स. तो द आंसर शुड बी 3. Who among the following were awarded मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 करंट अफेयर्स. ठीक है, करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए. इसका जो आंसर है दैट इज 1, यानी ए मिथाली राज एंड सुनील छेत्री को मिला है. Who are the Chief Justice of High Court of India? Who was the first chief? अच्छा, फर्स्ट यू शुड ऑलवेज डू फर्स्ट CGI, ये तो मैक्सिमम सबको पता होगा, HJ खन्ना है. ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज. ठीक है, फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज. ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज अलग थी, सुप्रीम कोर्ट जज अलग थी. ठीक है, अटॉर्नी जनरल फर्स्ट. ये ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं लॉ रिलेटेड, आपको करने ही चाहिए. ठीक है, तो इसका जो आंसर इज दैट इज KS हेगड़े. लास्ट टाइम बच्चे HR खन्ना मार्क कराते बिकॉज HR खन्ना इज वन ऑफ द वेरी प्रोनाउंड जज. अब ये है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. इमरजेंसी कहाँ पे 352 के अंदर बात की जाती है. इमरजेंसी कब लगाई जाती है, जब आपका कोई वॉर, आर्म्ड रेबेलियन और नेचुरल क्लैमिटी. नहीं, ये नहीं होता, ये होगा इसका वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्ब. नहीं, इसका आंसर है वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन. इसका आंसर 2 है. ठीक है, तो आर्म्ड रेबेलियन जो हमारी इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उससे पहले आर्म्ड रेबेलियन नहीं होता था. उससे पहले क्या होता था, आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. हु ऑथर द बुक ऑफ पटेल अलाइव. दिस बुक वाज रिटन बाय राजमोहन गांधी. ये बुक्स का क्वेश्चन आ गया है. मेरी वीडियो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है. रिसेंट बुक्स में भी मैं भी बनाऊंगा वीडियो. अ बुक कंस्ट्रक्टिव पार्लियामेंटेरियन रिटन बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी इज द आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नोबेल प्राइज. तो ये नोबेल प्राइज के बारे में ट्रू पूछ रहे हैं. इट वाज सेट बाय अल्फ्रेड नोबेल नहीं सेट करते. इट गिवन द फील्ड पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, 5 फील्ड में देते हैं. ठीक है, ये भी. ऑन December 10, 1901 नोबेल प्राइज वर अवॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन स्टॉकहोम. ये भी ठीक है, ये गलत है. 4th इज आंसर. ये आप देखिए, नोबेल प्राइज के बारे में तो सारा आपने पढ़ के जाना है. बिल्कुल, नोबेल प्राइज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. यू मेक श्योर यू गो एवरीथिंग. विद ऑफ ऑल कंट्री भारत ने इंडिया हाईएस्ट सिविल अवार्ड. ठीक है, बट ओनली टू इंडस्ट्री. नहीं, ये गलत है, क्योंकि नेल्सन मंडेला को भी मिला हुआ है एंड यू नो दैट. तो ये नेल्सन मंडेला की वजह से जो है वो 2 पार्ट इज द आंसर. अब ये है विच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, NATO, क्योंकि रशिया वॉर हो रहा था उस समय, तो NATO का क्वेश्चन आना बड़ा लाजमी था. विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर ऑफ कंट्रीज नॉट NATO. तो आप जरूर करेंगे. ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन यूरोप इज ए NATO मेंबर, बट देयर इज जस्ट ओनली हैंडफुल कंट्रीज विच आर नॉट NATO मेंबर. तो आप उसको जरूर पढ़े, द कंट्रीज विच आर नॉट NATO मेंबर्स यूरोप की. तो इसका जो आंसर है दैट्स ऑस्ट्रिया इज नॉट अ NATO मेंबर. कनाडा है NATO मेंबर, लग्जमबर्ग भी है, क्रोएशिया भी है. When did रशिया यूक्रेन वॉर, मैंने बताया ना रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था. देखो, जो क्वेश्चन जब उस समय रिसेंट चल रहा होगा वो पूछेंगे. रशिया यूक्रेन वॉर कब शुरू हुआ था, 24 फरवरी को शुरू हुआ था. तो वहाँ पे उन्होंने पूछा है. अरे इन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल, ये आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो पहले हुआ फिर दूसरा सेकंड, ऐसे करके इसको सेट किया जाता है. इसका जो आंसर है दैट इज 3. सबसे पहले आपका जो है वो 3 जो है, पहले मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स आए. ठीक है, ये आपका, मैंने आपको क्या बताया था, ये प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आपने पढ़नी है. दैट विल हेल्प यू. अब ये आ गया आपका, देखो IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है. टेंजिबल इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया इज एसोसिएटेड विद. फ्रेंड्स. ठीक है, इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया किसके साथ एसोसिएट किया जाता है. तो ये एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, इंडिकेशंस हैं, ये उसके बारे में बताता है. ठीक है, हु अमंग डिडंट सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जाकिर हुसैन, मोहम्मद हिदायत, फखरुद्दीन अली अहमद इज द राइट आंसर. जाकिर हुसैन वाज, मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाज. मोहम्मद हिदायतुल्लाह तो VP रहे, P रहे और CGI भी रहे. इज द ओनली पर्सन टू डू दैट, मोहम्मद हिदायतुल्लाह. व्हाट अमंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये पूछ रहे हैं कि भैया GST कौन से अमेंडमेंट के, मैं आपको क्या बोला था, लास्ट 10 अमेंडमेंट्स तो आपने करके जाने किसी भी हाल में. तो जो GST था वो हमेशा सगन के साथ आया था, 101. तो आंसर 2 इज द राइट आंसर.
इन द कॉन्टेक्स्ट सिविल एविएशन विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट टू, ये अगेन करंट अफेयर्स में से द आंसर शुड बी द एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु. द फोर्थ आंसर इज द राइट आंसर. और G7 समिट हेल्ड इन कहाँ पे हुआ था, करंट अफेयर्स है, ये जापान में हुआ था उस समय का करंट अफेयर्स. सो दोस्तों हेयर ऑल 100 क्वेश्चंस हैव बीन डन एंड आई होप कि एक अच्छे तरीके से मैं आपको ये बताने में कामयाब रहेगा.